हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम 8 जनवरी को हुए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट वाले एग्जाम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे न्यूमेरिकल चाहे थ्योरेटिकल हो। तो मैंने इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था किसी भी शिफ्ट में तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका आंसर क्या था। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने कुछ चेंजेस करे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नियम में चेंजेस करे गए हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। इसमें मैंने आपको यूजीसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग बताया है, कोई न्यूज आर्टिकल खोल के नहीं समझाया, बल्कि यूजीसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल न्यूज दी है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें, समझें कि यूजीसी नेट में क्या बदलाव किए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में क्या बदलाव किए गए हैं। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। ओके, तो गाइस देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन ये था कि पहले प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन था और प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हुआ था 2 इयर्स के लिए। अब आपको बताना था कि इसका अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट कैलकुलेट करना था। तो सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना कि यूजीसी नेट एग्जाम में बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा एंड यू विल गेट द आंसर। हाफ ईयरली के केस में क्या होता है कि हम जो टाइम होता है उसको हम हाफ ईयरली से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 6 मंथ से डिवाइड कर देते हैं। और इसके अलावा जो रेट है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब है कि एक साल में, 1 ईयर में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है हाफ ईयरली के केस में। और अगर क्वार्टरली बोल दिया तो 4 से फिर डिवाइड किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि उस केस में फिर हम 4 बार इंटरेस्ट लगाते हैं ना। तो यहाँ पर इस केस में क्या था कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हाफ ईयरली बोला हुआ तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 25%। और यहाँ पे क्योंकि 2 इयर्स का टाइम था तो 2 इयर्स का मतलब ये हो गया कि एक साल में 2 6 मंथ होते हैं और दो 6 मंथ करके हमारे नेक्स्ट ईयर 2 में हो जाएंगे ना, मतलब टोटल 4 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो एन हो जाएगा 4, समझ रहे हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 साल में टोटल कितने 24 महीने होते हैं, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, मतलब 4 बार आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है, जो एन की जो एन की वैल्यू है, इसको हम मानेंगे यहाँ पर 4। और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 25%। और बस इस वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो पी की वैल्यू कितनी, 1024, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस आर 25/100, और इसकी पावर हो जाएगी 4। यहाँ जो पावर लिखा है ना मैंने, इसकी पावर हो जाएगी 4, क्योंकि टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2500 रुपीज एज द आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट एग्जाम में कभी नहीं मिलेगा। इस लेवल के तो क्वेश्चन मिलेंगे एटलीस्ट। अब बताना मुझे, क्या ये 2500 गिवन था आपके ऑप्शन में? जिन्होंने एग्जाम दिया कमेंट करके बताओ कि ये क्या 2500 था या कोई अनदर वैल्यू गिवन थी। इसके अलावा देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ था 3 kg पोटैटो और 4 kg टोमेटो मिलते हैं 100 रुपए के, 4 kg पोटैटो और 3 kg टोमेटो मिलते हैं 110 रुपए के। अब आपसे पूछा हुआ था कि बताओ पोटैटो क्या एक किलो कितने में मिलेगा या फिर टोमेटो कितने में मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, यहाँ पर करना क्या था, ये जो दो आपको गिवन है इनको इक्वेशन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि टोमेटो जो है एक्स की वैल्यू में लेट कर लेंगे और टोमेटो को, और पोटैटो को वाई में के टर्म्स में कर लेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 100, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 110। बस इसको सॉल्व करना था। दो इक्वेशन को सॉल्व करना कितना इजी क्वेश्चन है। तो 10th 7th 8th 9th आई थिंक 7th 8th क्लास में आप लोग सीखते थे इक्वेशन को सॉल्व करना, है ना। तो कुछ नहीं करना, बस इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। और जब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 10। अब बताना मुझे, क्या ऑप्शन में गिवन था, क्या यही ऑप्शंस गिवन थे? तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन गिवन था, टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बन रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में भी टेबल बेस्ड बना है और इवनिंग शिफ्ट में भी टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 7 आइटम्स गिवन थे, 4 ईयर्स की टेबल गिवन थी इस तरीके से, और इनको फिर सॉल्व करना था अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो आई थिंक एवरेज परसेंटेज यही से पूछा जाता है सिम में, तो ये पूछा होगा। इसके अलावा शाम वाली शिफ्ट में गर्ल्स एंड बॉयज का गिवन था, गर्ल्स एंड बॉयज का डेटा गिवन था कॉलेज का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी इजी था। आई मीन इजी टू मॉडरेट रहा होगा, बन गया होगा आई थिंक। इसके अलावा गाइस देखिए, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। ये मॉर्निंग शिफ्ट का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, -3/2 3/4 -3/8 इस तरीके से बढ़ते जाओ, और 11th टर्म आपको बताना था कि 11th टर्म क्या होगा। तो ये क्योंकि ये आपकी एक एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, जिसमें आपका ए जो है वो -3/2 है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और जो डी है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डी। और यहाँ पर हम 11 टर्म निकाल लें तो यहाँ पे हो जाएगा a + 11 - 1d। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना, तो अगर ए पी सीरीज नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप देखेंगे -3 है, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3, इस तरीके से। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर नेक्स्ट नंबर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, इस तरीके से आप 11th नंबर तक जाओगे तो पता चलेगा कि जो 11th नंबर है वो माइनस वाली पोजीशन पे, क्योंकि पहला माइनस है तो 11th वाला भी माइनस होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर माइनस है
तो 11th नंबर वाले भी माइनस होगा, है ना। और ऐसे 21 नंबर वाला भी माइनस होगा, 31 नंबर वाला भी माइनस होगा। तो जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, आंसर हमारा माइनस में आएगा। और ऊपर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, 3 चल रहा है तो 3 चलता रहेगा। और यहाँ पे आप इसको डबल करते हो, 2 टू जा 4, 4 टू जाए 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 जा 64, इस तरीके से करते जाओगे तो 11th नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो 2048 आएगी। तो ये हो जाएगा 2048 माइनस का 3/2048। इस तरह का क्वेश्चन गिवन था और आई थिंक ये इसका आंसर था। मुझे बताना अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। इसके अलावा 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 10th वाले 5 ईयर प्लान में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ था। तो द प्लान एम टू इंक्रीज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट फ्रॉम 6 to 9% फॉर द एज ग्रुप जो कि 18 से 23 था। इट ऑल्सो एम टू इंक्रीज लिटरेसी फ्रॉम 65% to 75% बाय 2007। तो इस तरीके का क्वेश्चन गिवन था 10th 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा हुआ था एजुकेशन से रिलेटेड। ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। लिस्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता रखी थी, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। अभी कुछ दिन पहले नहीं, आई थिंक 3-4 दिन पहले की वीडियो है, मैं इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। इस वाली वीडियो में मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, कितनी भी ओल्ड यूनिवर्सिटी हो, आपको इस वाली वीडियो में उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर मिल जाएगा। मैंने 1074 यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी है मैंने इस वाले वीडियो में आपको, और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको अवेलेबल करवाई है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है, प्लस हमारे एंड्रॉइड ऐप जो हमारी एग्जाम मेंटर ऐप है उसके अंदर भी अवेलेबल है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ओपन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे रखी थी, और जिसने याद किया होगा, पढ़ा होगा, वो करके आया होगा एग्जाम। तो 1985 में इग्नू बना था, ये नेशनल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इस लिस्ट में जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज गिवन है, और इंडिया की पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, ये है आपकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि 1982 में बनाई गई थी। इसके बाद फिर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी बनी 1987 में, फिर उसके बाद 1999, 1989, फिर 1999, फिर 94, 96, 1997, फिर 98, 2002, 2005, 2005, इस तरीके से ये जो यूनिवर्सिटीज वो बनती रही हैं। तो इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स गिवन है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था इनको। अच्छा, ये वाली वीडियो कहाँ मिलेगी, आप चैनल पे विजिट करो मिल जाएगी, अदरवाइज आप यूजीसी नेट मेंटोर आगे लिख देना लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऐसे लिख करके सर्च करोगे, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी, आप लोग देख लीजिए, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन से पूछा हुआ था हंटर कमीशन के बारे में, तो ये 1882 बना था। This commission was appointed by Lord Ripon to assess the state of education in British India and recommend reform. The commission was chaired by Sir William Hunter and included 20 other members. तो इनके कुछ रिकमेंडेशन भी रहे हैं, और रिकमेंडेशन को पढ़ लेना। वैसे मैंने जो एनालिसिस किया था कल, मैंने उसमें भी बताया था। न्यूक्लियर डिजास्टर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो ये फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ 2011 में, चेरनोबिल भी हुआ था 1986 में, 3 माइल्स आइलैंड एक्सीडेंट हुआ था 1979 में, SL1 एक्सीडेंट हुआ था 1961 में। इस तरीके के बड़े बड़े जो डिजास्टर है वर्ल्ड में इस तरीके से हुए हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसका सोर्स कोड और अलाउ किया जाए यूजर्स को कि उसको मॉडिफाई किया जा सके, जैसे एग्जांपल के तौर पे एंड्रॉइड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। फैटिक कम्युनिकेशन में पूछा हुआ था। फैटिक कम्युनिकेशन होती है जैसे हम किसी को गुड मॉर्निंग बोल दें, गुड आफ्टरनून बोल दें, हैव अ नाइस डे बोल दें, छोटी सी कम्युनिकेशन, स्मॉल टॉक कर लें, हाउ आर यू करके बस बोल के छोड़ दो, हो गया स्मॉल कम्युनिकेशन। ग्रूमिंग टॉक हो गया, ग्रूमिंग टॉकिंग हो गई, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरीके से। तो ये फैटिक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। कॉन्करेंट लिस्ट में पूछा हुआ था कि एजुकेशन कब आया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये पहले नहीं हुआ करता था। और कॉन्करेंट लिस्ट को हम लिस्ट 2 भी कहते हैं। पहले कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि जो ये एजुकेशन है वो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों ही इसके लिए काम करेंगे इस लिस्ट में, इसका मतलब ये। और ये जो एजुकेशन है पहले केवल स्टेट का काम हुआ करता था, ओनली स्टेट गवर्नमेंट देखती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को 1976 में अमेंडमेंट किया, जो कि 42nd अमेंडमेंट था। 42वें अमेंडमेंट में इस चीज़ को बदला गया और इसको फिर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जहाँ पर अब जो है जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी में है, और दोनों काम करते हैं इसमें मिल करके। सोर्स ऑफ मीथेन, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, इस सोर्स ऑफ मीथेन में नेचुरल सोर्स भी होते हैं और ह्यूमन मेड सोर्सेज भी हैं, जो कि इस मीथेन गैस को क्रिएट करते हैं। नेचुरल सोर्स में आपका वेटलैंड हो गया, जो गीले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया डिकम्पोज होता रहता है, वहां पर मीथेन निकलती रहती है। इसके अलावा रिजर्वियर्स एंड पॉन्ड्स हो गए, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है, लो ऑक्सीजन लेवल होता है, वाटर प्रोड्यूस मीथेन थ्रू माइक्रोबियल ब्रेकडाउन। तो वहां पर जहाँ पर चीजें सड़ती गलती रहती हैं, पानी सड़ जाता है, वहां पर मीथेन गैस निकलने लग जाती है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड सोर्सेज में आपकी आ जाएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और ये मेजर सोर्स ऑफ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब खेत होते हैं तो वहां पर पानी लगाया जाता है, और पानी अगर भरा रह गया उसके अंदर तो फिर पानी सड़ने लग जाता है। जब पानी सड़ता है
काई लगने लग जाती है तो उसके अंदर फिर मीथेन गैस बनना स्टार्ट कर देती है। और फॉसिल फ्यूल जलाने से भी होता है, वेस्ट से होता है, जो हमारे घर का वेस्ट होता है, कूड़ा कचरा, जो कूड़े के पहाड़ होते हैं, जब वहाँ पर पानी सड़ने लग जाता, मतलब जब कचरा सड़ने लग जाता है तब वहाँ पर मीथेन गैस बनने लग जाती है। इसके अलावा केबी, पीबी, जीबी, टीबी को अरेंजमेंट में लगाना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लो। सबसे छोटा होता है बाइट, इससे भी छोटा बिट्स होता है, सबसे छोटा बिट होता है, फिर होता है बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी, फिर वाईबी, फिर ब्रोंटो बाइट आता है वाईबी, उसके बाद आता है जियो बाइट, लास्ट में जियो बाइट आ जाएगा ना। तो ये इसके ऑर्डर हैं जिनके एग्जाम अभी होने बाकी, आप गो थ्रू कर सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ लर्नर्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सेल्फ लर्नर कौन होते हैं? जो कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, सेल्फ इवेल्युएटिंग होते हैं, ओपन टू लर्निंग, हमेशा पढ़ने को रेडी रहते हैं, लर्निंग के लिए तैयार रहते हैं। इनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पाई जाती है, कोलाबोरेटिव होते हैं और मेटाकॉग्निटिव होते हैं, अपनी सोच और समझ के को समझते हैं कि मैं कितना समझ पाता हूँ, कितना मुझे आती। क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है इन लोगों की, ये बहुत डिपेंड करता है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, कितना सोच पाते हो, मेटाकॉग्निशन के अंदर आ जाएगा। एसएमसीआर मॉडल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसके अंदर पूछा हुआ था सी की फुल फॉर्म, आई थिंक ये क्वेश्चन था। तो सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर, तो यहाँ पर चैनल जो है इसका बन जाएगा सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर। और ये आई थिंक 5-6 मॉडल होते हैं जो कम्युनिकेशन के, मैंने सारे के सारे मॉडल अपने पेड बैच में अवेलेबल करवा रखे हैं, आई थिंक आपको पढ़ा रखे हैं। सारे के सारे मॉडल मैंने करवा रखे हैं, अच्छे से डिटेल में करा रखे हैं, विद डायग्राम समझा रखा है कि एक मॉडल को मैंने। तो इसके अंदर सेंडर होता है, मैसेज को इनकोड करके मैसेज को चैनल के थ्रू भेज दिया जाता है रिसीवर तक, जो कि डिकोड करता है मैसेज को। तो इस तरीके से होता है एसएमसीआर मॉडल और चलता रहता है ये प्रोसेस। सल्फर डाइऑक्साइड पे पूछा हुआ था क्वेश्चन कि इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो गैस देखो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ते हैं और इन्वायरमेंटल दोनों पे इफेक्ट पड़ते हैं SO2 के। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या गिवन था। तो इसमें SO2 कैन इरिटेट द आईज, नोज, थ्रोट, लंग्स एंड कैन कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, coughing, throat irritation. It can also worsen asthma attack and existing heart disease. People with lung disease, children, older adults are more likely to be affected by SO2. तो ये हमारे नुकसान पहुंचा सकती है फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी डिसीज क्रिएट कर सकती है SO2 हेल्थ को लेकर के। इन्वायरमेंटल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इससे जो है हमारा जो वेजिटेशन है, जो एग्रीकल्चर है, बहुत वीक हो जाता है। SO2 can destroy vegetation and weaken building material. SO2 can also react with other chemicals in the air to form small particles that can contribute to particulate matter pollution. तो ये PM भी फैलाता है। These particles can penetrate deep into the lungs and cause health problem. Again वही respiratory problem ही create करता है SO2, मेन चीज तो यही है इसकी। और SO2 कलरलेस होता है, याद रखिए ये जो है कलरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल गैस है, ये जलती नहीं है, नॉन फ्लेमेबल होती है, स्ट्रॉन्ग एंड पंगेंट ऑर्डर, इसका जो बदबू होती है वो रहती है। अगर हम बात करें कॉप की, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो 10, 11, 13, 18 ये पूछा हुआ था कहाँ हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ कंप्लीट लिस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट लिस्ट है ये, कॉप 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पर हुई थी इस तरीके से, कौन कौन से ईयर में हुई थी ये भी यहाँ पर गिवन है, तो आप इसको याद कर सकते हो। कॉप देखो स्टार्टिंग याद कर लो, कॉप 1 कहाँ हुई थी ये पूछा जा सकता है, बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में, तो ये एक फैक्ट है जो कि आप याद कर सकते हो। और वैसे याद तो यार कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है बिल्कुल यूपीएससी के जैसा कर दिया एग्जाम पेपर, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। अब 10, 11, 13, 18 पूछा हुआ था, चलो 10, 11, 13, 18 पे चलते हैं। ये 10 यहाँ पर है, 11, फिर 13 और 18। अब देखो कुछ भी पूछ लिया, कहीं से भी पूछ लिया। तो जो 10 है ये हुई थी अर्जेंटीना में 2004 में, और कॉप 11 हुई थी कनाडा में 2005 में, और 13 हुई है इंडोनेशिया में 2007 की बात है, और कॉप 18 हुई थी कतर में 2012 की बात है। तो ये आपको लगाना था, मैचिंग अगर क्वेश्चन होगा तो इसको इस तरीके से करना था। बाकी देखो लेटेस्ट कॉप जो हुए हैं उनको भी समझना जरूरी, लेटेस्ट कॉप जो हुए हैं वो 28 जो हुआ था ये हुआ था दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर। कॉप 20 अभी रिसेंटली हुआ था, लास्ट मंथ नवंबर में हुआ था, ये लास्ट टू लास्ट मंथ की बात है। 29th कॉप जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज बाकू अजरबैजान में हुआ है, ये इस देश में हुआ था 11 से 22 नवंबर 2024 में। और जो कॉप 30 जो अब होगा, अभी हुआ नहीं, होने वाला है नवंबर 2025 में, ये कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। तो ये फैक्ट भी याद कर लीजिए कि अपकमिंग डेज में हो सकता है कि इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए कि कॉप 29, कॉप 30 ये लेटेस्ट वाले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यार क्या कर सकते हैं, अब एग्जाम में बताओ इतना पुराना पूछ लिया, तो पता होना चाहिए। लिस्ट ये इसके अंदर ये दे रखी है,
तो ये देख लेना। वैसे ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये मैं डाल दूंगा अगले आधे घंटे में, डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लेटेस्ट कॉप जो है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं गाइस जल्दी से फटाफट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो गाइस देखो बेसिकली 5 मेन टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। अब इस पे क्या क्वेश्चन था समझ नहीं आया, क्या मैचिंग का क्वेश्चन था या कुछ ईयर गिवन थे, या मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाया कि क्या पूछा हुआ था। मे भी शायद जनरेशन पूछ लियो, ऐसा कुछ हो। जनरेशन फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक थी, मैं वैक्यूम ट्यूब में चली। सेकंड जनरेशन 1959 से 65 तक चली ट्रांजिस्टर की फॉर्म में। थर्ड जनरेशन चली, थर्ड जनरेशन 1965 से 71 इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर 1971 से 1980। फिफ्थ जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और यूएलएसआई की। तो ये जनरेशन भी याद कर लीजिए, कई बार जनरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। यूनिवर्सिटीज, एंशियंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर पूछा हुआ था कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए फेमस है, तो विक्रमशिला तंत्र शास्त्र के लिए फेमस है। नालंदा यूनिवर्सिटी में फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स और ये सब पढ़ाया जाता था, आप यहाँ पे देख सकते हो। चाइनीज मोंक जुआनजंग ने काफी टाइम स्पेंड किया नालंदा में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पढ़ लेना आप यहाँ से। इसके अलावा तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस है, वैदिक साइंस, मेडिसिन एंड आर्ट्स इस चीज के लिए फेमस है। एंड इवन सब्जेक्ट लाइक आर्चरी एंड एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पढ़ाया जाता था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था आज के एग्जाम में। और मैक ब्राइड रिपोर्ट पे क्वेश्चन था, तो ये क्या है, मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड also known as McBride Report was written in 1980 by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which reports its International Commission for the Study of Communication Problem। तो इससे क्या पूछा गया था क्वेश्चन, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। मैकब्राइड रिपोर्ट में मे भी शायद ईयर पूछ लिया हो, या शायद पूछोगी कि कब बना, मतलब किसने बनाया था, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। पोस्ट परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म करता है, BIOS परफॉर्म करता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। पोस्ट की फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जो है टेस्ट है वो कौन परफॉर्म करता है, BIOS, जिसकी फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज फर्मवेयर। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्ट के लिए। UDL की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इट इज ए टीचिंग अप्रोच दैट वर्क्स टू अकोमोडेट द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ ऑल लर्नर्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी हर्डल्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इसकी सिंपल सी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं। ये पूछा हुआ था, अ मैन एंड बॉय वर्क टुगेदर फॉर 10 days एंड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज। लिखा हुआ है मैन वर्क्स 50% फास्टर देन बॉय, मतलब बॉय से 50% ज्यादा काम करता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट दे गेट, कितना अमाउंट उनको मिलेगा, रेशियो क्या होगा अमाउंट का। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस आपके एग्जाम में। सो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी यहाँ पर। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि बॉय का जो काम का रेट है वो x है। देखो जब भी ये बोला जाए ना कि जो फास्टर है उसका रेट कभी लेट नहीं करेंगे, फास्टर देन वाले का रेट हमेशा लेट करते हैं। तो फास्टर देन बॉय है, तो बॉय का हम लेट करेंगे कि बॉय का जो रेट है वो x है, तो क्योंकि 50% ज्यादा काम करता है ये। तो ये तो मैन का रेट क्या हो जाएगा, मैन का रेट हो जाएगा 1.5x, है ना। 50% का मतलब 1.5 गुना काम कर रहा है। अगर एक आज जो लड़का है वो अगर 50 रुपए कमाता है, तो 1.5 गुना, इसका 50 का 1.5 गुना कर दो। 1.5 गुना मतलब 1.5, मतलब 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा, है ना। तो जो आदमी वो 150 रुपए कमाता है, तो 1.5 गुने का मतलब क्या होता है 1.5, है ना। 50% फास्टर का मतलब होता है कि वो काम तो कर ही रहा है प्लस उसका 50% और काम कर रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, समझ रहे हो 1.5 कैसे आ रहा है, 1.5 गुना, क्योंकि मतलब 50% फास्टर बोला जा रहा है इस वजह से। अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि टोटल जो डेज है काम करने के वो 10 days गिवन है। तो इस केस में क्या होगा, जो लड़के का काम हो, दोनों का जो काम हो जाएगा 10 days में वो कितना होगा, क्योंकि लड़के का x है, एक दिन का काम x है, तो 10 days में कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और बॉय का और मैन का कितना है 1.5x है, तो उसका 10 days का कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। तो टोटल जो काम किया गया वो 25x, मतलब 25x यूनिट काम किया गया, हम ये यूनिट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितना किया गया 10 दिन में, 25 यूनिट किया गया। अब यहाँ पर इस काम को, यहाँ पर जो काम किया गया ना वो कितना किया गया, मैन ने किया 15x, बॉय ने किया 10x। तो अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हम इस काम के अकॉर्डिंग तो सैलरी बांटेंगे ना उसको हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैन का बॉय के साथ रेशियो निकाल लेंगे। मैन का रेशियो 15x है, बॉय का रेशियो 10x है, ये काम का रेशियो है ना। तो बस इसको डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मतलब 3:2। इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, स्टार्टिंग से ही कर सकते थे, मतलब इतना ना करके, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए एग्जाम में। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर एक बॉय काम करता है 2 रुपए का, तो मैन कितना करेगा 3 रुपए का।
भाई 2 का 1.5 गुना 3 ही तो होगा ना भाई। देखो ना, इसका जो 2 है वो तो होगा ही होगा, फिर प्लस का 2 का 1.5 गुना और निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। तो ये 2:3 तो पहले निकल गया था, मतलब बॉय जो है वो 2 काम कर रहा है, मैन कर रहा है 3 का काम, तो 2:3 तो पहले निकल गया था। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने समझाया आपको यहाँ पर, इतना ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये जो 3/2 3:2 है, मतलब मैन का 3 है और बॉय का 2 है। अब इसी 3:2 में हम बांट देंगे उसकी सैलरी, तो 10,000 बांटनी है 3:2 के रेशियो में, कितना सिंपल है। तो जो 3 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक सेकेंड, 10,000 है ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, क्योंकि 3:2 में क्या करते हैं हम लोग, इसमें ऐड कर लेते हैं ना। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और 3 2 जा 6, मतलब 6,000 रुपये मिलेंगे मैन को। और बॉय को कितने मिलेंगे, बॉय का भी ऐसे निकाल देंगे हम लोग, कैसे, 10,000 रुपये टोटल है ना, और इसी का हम बॉय का कितना है 2 हो जाएगा ऊपर और बाय 5 नीचे, 5 2 जा 10 2 2 जा 4, मतलब 4,000 मिल जाएंगे लड़के को। तो अगर रुपीज की टर्म्स में बात करें तो 6,000 4,000 हो जाएगा आंसर, रुपीज की टर्म्स में अगर बात करें तो। और अगर रेशियो के टर्म्स में बात करें तो 3:2 हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में पूछा क्या था, रुपए पूछे थे तो ये आंसर हो जाएगा, रेशियो पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या पूछा था। VoIP की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउस यूजर्स टू मेक वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फोन लाइन। तो यहाँ पर तार का यूज ना करके इंटरनेट का यूज करके फोन कॉल की जाती है। टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट पे पूछा हुआ था, तो ऐसे देखो ये बिल्कुल एंड में जाके होता है। टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट इज द फाइनल स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इट रिमूव्स कंटामिनेट्स दैट सेकेंडरी ट्रीटमेंट कांट। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट से बच जाता है कोई गंदगी, तो वो फिर टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट में जाके सफाई होती है। उसकी पर्पस क्या होता है कि पानी को और साफ करना बिफोर इसको हम इन्वायरमेंट में छोड़ें। और मेथड क्या होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे लाइक फिल्ट्रेशन हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन डिसइंफेक्शन करने का काम जो है इसके अंदर किया जाता है टर्सरी वाले सेक्टर में। इसके अलावा ट्रेन स्पीड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये इवनिंग वाले शिफ्ट में था। ट्रेन स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है, क्रॉस करती है टनल जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है और 2 मिनट के अंदर अंदर। एक अनदर ट्रेन है ट्रेन बी जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और वो 3 मिनट के अंदर क्रॉस कर जाती है सेम टनल। अब बताओ लेंथ कितनी होगी, आई थिंक यही पूछा होगा कि दोनों की लेंथ कितनी है ट्रेनों की, शायद इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो देखो गाइस कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस कितनी है 1.5 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर अच्छा सॉरी, टनल की डिस्टेंस गिवन है 1.5 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन टनल की लेंथ है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम गिवन है 2 मिनट। तो क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो इसको मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट को कन्वर्ट करना है आर में, तो क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 120 आपका मिनट हो जाएगा। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है, क्योंकि हमें लेंथ निकाली तो डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना। अब स्पीड कितनी गिवन है 45 किलोमीटर, और टाइम कितना है जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया अभी, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे जो कन्वर्टेड वैल्यू है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमें पता लगानी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस 1 ले लो प्लस 1.5 किलोमीटर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस को भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी कि जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ट्रेन की जो लंबाई है वो, और जिस चीज़ को वो क्रॉस कर रही है ना, जैसे टनल क्रॉस कर रही है फिर प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, तो उन दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लेंथ को हम d1 मान लेंगे और यहाँ पर टनल को मान लेंगे 1.5 और इसको हम कर देंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ऐसे ही करना है, सेम चीज करनी है आपको दूसरी वाली ट्रेन के साथ। यहाँ पर स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर है, टाइम 3 मिनट है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, है ना। अब इसकी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 मीटर को जो कन्वर्ट करोगे आप आवर में, वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको ले लो d2 और प्लस अगेन फिर उसी को हम ऐड कर देंगे क्योंकि उसी टनल की बात की जा रही है। यहाँ पर से d2 की वैल्यू आ जाएगी, अब d1 प्लस d2 को ऐड कर देंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर टनल की वैल्यू को माइनस करना है ना, क्योंकि टनल की वैल्यू को तो हटाना है कि अगर हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है तो उस केस में हटाना पड़ेगा। बाकी एक बार देख लेना कि ऑप्शन में क्या गिवन था, फिर हमें एक बार चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या ऑप्शन में क्या गिवन था। देखो इस वाले वीडियो को देख लो जिनके एग्जाम हमने बाकी हैं अभी, क्योंकि ट्रेन स्पीड से रिलेटेड इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और सब कुछ ही इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। बल्कि मैंने इसके अंदर कुछ 8-10 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखे हैं।
तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये वीडियो कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना ट्रेन। आगे क्या लिखोगे? आगे लिख दोगे ट्रेन। जैसे लिख करके सर्च करोगे ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ से आप ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से कवर कर सकते हो, जिनके एग्जाम होने बाकी हैं और जिनके एग्जाम अभी नहीं भी मतलब हो भी गए हैं, तो भी आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन बन गया हो। ओवरऑल जो पेपर था मॉडरेट लेवल की आ रहा है, तो यही है। बाकी आप पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन बहुत जरूरी है इस बचे हुए टाइम में। क्विक रिवीजन कर सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन सीरीज से। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है। इसके अलावा एक रिवीजन सीरीज भी हमने आपको अवेलेबल करवाई है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको रिवीजन सीरीज भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा गाइस देखो, इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो को शेयर कर देना प्लीज, जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, अगर आप इनरोल करते हो यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ कोर्स में जून 2025 के लिए, तो आप फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आपकी फीस 10% से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल रहेगा। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनरोल करना है? आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनके एग्जाम होने भी बाकी हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, पता चल जाए कौन से क्वेश्चन है और कैसे इनको सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।